कभी सोचा है हमारे चारों तरफ जो ये जंगल हैं, जो जानवर हैं, अगर ये ना हो तो हमारी दुनिया कैसी होगी? चलिए आज बात करते हैं भारत के इन्हीं अनमोल खजानों की और समझते हैं कि प्रकृति से हमारा रिश्ता कितना गहरा है। हम सब एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम का हिस्सा हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो पानी पीते हैं, उस पूरे सिस्टम में हमारी अपनी जगह वो क्या है? और इस सवाल का जवाब कहीं न कहीं भारत की जबरदस्त बायोडाइवर्सिटी में छिपा है। देखिए, भारत दुनिया के उन गिने चुने देशों में से है जहां कुदरत अपने सबसे कमाल के सबसे अलग-अलग रूपों में मिलती है। यहाँ जिंदगी के अनगिनत रूप बसते हैं। और जब हम अलग-अलग रूप कहते हैं तो इसका अंदाजा इस नंबर से लगाइए, 8%। जी हाँ, पूरी दुनिया में जितनी भी प्रजातियां हैं उनमें से करीब 8% अकेले भारत में है। मतलब लगभग 16 लाख अलग-अलग तरह के जीव जंतु वो हमारे देश को ही अपना घर मानते हैं। और ये जो रिश्ता है ना प्रकृति के साथ, ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है। ये तो हमारी संस्कृति में, हमारी जड़ों में बसा है। जैसे ये लेप्चा लोकगीत, ये कितनी खूबसूरती से उसी गहरे रिश्ते को दिखाता है। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, इस खूबसूरत कहानी का एक दूसरा स्याह पहलू भी है, और वो ये है कि हमारा ये अनमोल खजाना आज बहुत बड़े खतरे में है। इस खतरे को समझना है ना, तो सबसे अच्छा उदाहरण है हमारे नेशनल एनिमल टाइगर का। सोचिए, 20वीं सदी की शुरुआत में भारत के जंगलों में लगभग 55,000 टाइगर शान से घूमते थे। लेकिन फिर सिर्फ 70 सालों के अंदर 1973 तक आते आते ये संख्या 55,000 से गिरकर सिर्फ 1,827 रह गई। सोच सकते हैं, हमारे जंगल एक तरह से खाली हो गए थे और ये शानदार जानवर विलुप्त होने की कगार पर आ खड़ा हुआ था। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? इसके पीछे एक नहीं, कई वजहें थीं। एक तो उनकी कीमती खाल के लिए उनका अवैध शिकार होता था। दूसरा, जंगल कट रहे थे तो उनका घर ही छिन रहा था। फिर जिन जानवरों का वो शिकार करते थे उनकी संख्या भी कम हो गई, और इन सब के ऊपर बढ़ती हुई इंसानी आबादी का दबाव तो था ही। और हाँ, ये कहानी सिर्फ बाघों की नहीं थी। 70 के दशक में तो घड़ियाल जैसे और भी कई जीव थे जो बिल्कुल खत्म होने की कगार पर थे, जैसा कि उस जमाने के ये अखबार भी बता रहे हैं। अब जब हालात इतने बिगड़ गए तो एक बड़े लेवल पर रेस्क्यू मिशन शुरू करना पड़ा, और इसकी कमान संभाली सरकार ने। तो इस संकट से निपटने के लिए एक के बाद एक कई बड़े कदम उठाए गए। 60 और 70 के दशक में जब कंजर्वेशनिस्ट ने आवाज उठाई तो 1972 में आया इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, और फिर ठीक इसके अगले ही साल 1973 में लॉन्च हुआ दुनिया का एक सबसे जाना माना कंजर्वेशन कैंपेन, प्रोजेक्ट टाइगर। अब देखिए, कंजर्वेशन को और असरदार बनाने के लिए सरकार ने एक और काम किया। देश के सारे जंगलों को 3 अलग-अलग कैटेगरी में बांट दिया गया: रिजर्व्ड, प्रोटेक्टेड और अनक्लास्ड। तो जो आधे से ज्यादा जंगल हैं वो है रिजर्व्ड, मतलब संरक्षण के लिहाज से सबसे जरूरी। फिर लगभग 1/3 है प्रोटेक्टेड, जिन्हें आगे खराब होने से बचाया जाता है, और बाकी जो बचे वो है अनक्लास्ड कैटेगरी में। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ खास जानवरों को बचाने के लिए स्पेशल प्रोजेक्ट्स भी शुरू किए जो बहुत ज्यादा खतरे में थे। इनमें टाइगर तो था ही, साथ में एक सींग वाला गैंडा, एशियाटिक लायन, कश्मीरी बारासिंगा और यहाँ तक कि 3 तरह के मगरमच्छ भी शामिल थे। और ये जो खास प्रजातियों पर फोकस करने वाले प्रोजेक्ट्स थे ना, जैसे कि एक सींग वाले गैंडे के लिए, इन्होंने वाकई कमाल का काम किया और इन जानवरों को विलुप्त होने से बचा लिया। ये इस बात का सबूत है कि जब फोकस के साथ कोशिश की जाती है तो नतीजे कितने अच्छे हो सकते हैं। लेकिन रुकिए, सरकारी कोशिशें तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा हैं। कहानी का दूसरा और शायद सबसे अहम हिस्सा वो है स्थानीय लोग, वो समुदाय जो सदियों से इन जंगलों के असली रखवाले रहे हैं। देखिए, सरकारी नीतियां तो ठीक हैं, लेकिन भारत में कंजर्वेशन की असली जान है यहाँ की सदियों पुरानी परंपराएं और वो जोशीले स्थानीय समुदाय जो इन जंगलों को सिर्फ जंगल नहीं, अपना घर मानते हैं। और इसका सबसे बड़ा, सबसे मशहूर उदाहरण है हिमालय का चिपको आंदोलन। वहां लोगों ने सिर्फ पेड़ों को काटने का विरोध ही नहीं किया, वो पेड़ों से चिपक गए उन्हें बचाने के लिए।
और तो और उन्होंने ये भी साबित कर दिया कि अगर स्थानीय लोग साथ मिलकर काम करें तो वो खुद देसी पेड़ लगाकर जंगलों को फिर से जिंदा कर सकते हैं। और इन तस्वीरों में साफ दिखता है कि कैसे वहां के लोगों का, खासकर महिलाओं का, जीवन जंगल से कितना गहरा जुड़ा है। उनका ईंधन, उनका चारा, सब कुछ जंगल से आता है। तो जाहिर है जंगल की सेहत का ख्याल उनसे बेहतर और कौन रखेगा। और ये सिर्फ एक जगह की बात नहीं है, पूरे देश में ऐसे कमाल के उदाहरण मिलते हैं। जैसे राजस्थान के सरिस्का में गांव वालों ने माइनिंग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अलवर में तो लोगों ने मिलकर अपनी खुद की सेंचुरी बना डाली। भैरो देव डाकव सोंचुरे टिहरी का बीज बचाओ आंदोलन है जो पारंपरिक खेती को बचा रहा है। और हमारे आदिवासी समुदाय जैसे मुंडा और संथाल, वो तो सदियों से पवित्र पेड़ों और जंगलों की पूजा करते आए हैं। तो चाहे वो नए पौधे लगाना हो या जंगल से अपनी ज़रूरत का सामान लेना, ये आदिवासी समुदाय हैं जो सच में जंगल के साथ जीते हैं और वही इन जंगलों के असली कस्टोडियन, असली संरक्षक हैं। तो अब तक हमने दो चीज़ें देखीं, एक तरफ सरकार की टॉप डाउन पॉलिसी और दूसरी तरफ समुदायों की ज़मीनी कोशिशें। और आगे का रास्ता, वो इन दोनों को साथ लाने में ही है। और बिल्कुल इसी सोच के साथ शुरू हुआ जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट यानी JFM प्रोग्राम। ये एक तरह की पार्टनरशिप है। इसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और लोकल कम्युनिटीज़ दोनों मिलकर खराब हो चुके जंगलों को मैनेज करते हैं, उन्हें फिर से हरा भरा बनाते हैं और बदले में स्थानीय लोगों को भी जंगल से होने वाले फायदों में हिस्सा मिलता है। और आखिर में गौतम बुद्ध के ये शब्द, ये हमें प्रकृति के असली स्वभाव की याद दिलाते हैं। पेड़ एक ऐसा जीव है जो बिना किसी सीमा के दया करता है। वो सबको पनाह देता है, यहाँ तक कि उस कुल्हाड़ी चलाने वाले को भी छाया देता है जो उसे काटने आया है। शायद इसी भावना को समझना और प्रकृति के इस निस्वार्थ भाव का सम्मान करना ही हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है।